चुनावी मौसम है, हम लोग भी इसमें चुनाव की बात करें, लेकिन ये पूरी चर्चा दलगत राजनीति से इतर होगी। हम लोग चुनाव पे जो बात करेंगे वो चुनाव संबंधी संवैधानिक और विधिक पक्ष है। चुनाव संबंधी संवैधानिक और विधिक पक्ष, संवैधानिक और विधिक पक्ष की बात करेंगे, यानी चुनावों को लेकर संविधान में क्या कहा गया है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सदन द्वारा कौन कौन सी विधियां बनाई गई हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। यानी चुनाव संबंधी जो बात हम लोग करेंगे वो एक तो संविधान में क्या कहा गया है चुनावों को लेकर, केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल के चुनावों को लेकर, और इनसे संबंधित विधि कौन कौन सी बनी है, कौन कौन से अधिनियम, जो प्रमुख अधिनियम है वो कौन कौन से बने हैं। तो एक बार हम लोग सबसे पहले ये देख लें कि हम लोग किन किन की बात करेंगे, संविधान में किन अनुच्छेदों की बात करेंगे, किस भाग की बात करेंगे। तो संविधान में संसद के विषय में जो बातें बताई गई, संसद के निर्वाचन के विषय में, क्योंकि पूरी विधायी प्रक्रिया के विषय में संविधान में वर्णन है, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल पूरी विधायी प्रक्रिया की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसमें से इन केंद्रीय और राज्य विधानमंडल संबंधी जो चुनावों की चर्चा है उस पर बात करेंगे। फिर हम लोग विधानमंडल की बातें विधायिका में करेंगे ही करेंगे। संसद के विषय में संविधान में आर्टिकल 79, 80, 81, 82, 83, 84, 102 राज्य विधानमंडल के विषय में जो बताया गया है, जिन अनुच्छेदों में राज्य विधानमंडल के विषय में आर्टिकल 162, 169, 170, 171, 172, 173, 191। फिर कुछ वर्गों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण भी किया गया है। उन्हें कुछ सीटें उनके लिए कुछ आरक्षित की गई हैं, जैसे अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ हैं, महिलाएं 106वें संविधान संशोधन 2023 के तहत महिलाओं को भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो उनकी जो चर्चा है वो आर्टिकल 330, 330A, 331, 332, 332A, 333, 334, 334A इनकी चर्चा करेंगे। साथ ही भाग 15 जिसका शीर्षक ही है निर्वाचन, संविधान में भाग 15 का शीर्षक ही है निर्वाचन। इसमें आर्टिकल 324 से 329 तक अनुच्छेद हैं और ये निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद हैं। और इन्हीं अनुच्छेदों में से एक 327 अनुच्छेद भी है जो ये कहता है कि केंद्रीय और राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए संसद विधि बनाकर विभिन्न कार्यों संबंधी उपबंध कर सकती है। तो इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। साथ में विधियों को देख लिया जाए, कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, संघ शासित क्षेत्र अधिनियम, संघ शासित क्षेत्र अधिनियम, क्षेत्र अधिनियम 1963, संसद अयोग्यता निरोधक अधिनियम, निरोधक अधिनियम 1959, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार अधिनियम, राजधानी सरकार अधिनियम 1991, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, कुछ नियमावलियाँ भी। फिर इसके साथ ही परिसीमन अधिनियम है, जब परिसीमन की बात होगी तो उससे संबंधित अधिनियम होंगे। परिसीमन अधिनियम
जैसे 1952, 1963, 1973, 2002, ये सब परिसीमन अधिनियम है। फिर कुछ नियमावलियाँ भी बनाई गई हैं, जैसे दल बदल संबंधी नियमावलियाँ जो बनाई गई 1985 में लोकसभा सदस्यों के लिए, राज्यसभा सदस्यों के लिए। तो वो इन सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा इस क्रम में, चुनाव के क्रम में करेंगे। साथ में चुनाव सुधार की जो बातें हैं कि अब तक जो चुनाव सुधार हुए हैं उन चुनाव सुधारों की बात करेंगे। हम 18वीं लोकसभा के निर्वाचन में भाग ले रहे हैं, यानी अब तक 17 लोकसभा निर्वाचन हो चुके हैं। तो उनको एक एक करके उनको शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे कि उसकी जो मुख्य बातें हैं, किस किस निर्वाचन में कौन कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थीं जो पूरे निर्वाचन को ही यू टर्न कर दी। इस बात को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग निर्वाचन की बात कर लें कि निर्वाचन की परंपरा या शुरुआत भारत में कहाँ से होती है। आधुनिक काल में तो ब्रिटिश काल से होती है, स्पष्ट है। प्राचीन काल में कहाँ कहाँ इसका उल्लेख है, तो प्राचीन काल में हम लोग देखते हैं कि वेदों में इसका उल्लेख है, विशेषकर ऋग्वेद में ही। वहाँ जो संस्थाएं, विदत, सभा, समितियाँ थीं, वो संस्थाएं राजा के निर्वाचन में भाग लेती थी। कई मंडलों में कहा गया है कि समितियां राजा का निर्वाचन करती थीं, यानी निर्वाचन की बात ऋग्वेद से ही स्पष्ट है। फिर अथर्ववेद में भी राजतिलकोत्सव मंत्र मिलता है, जहाँ राजा के निर्वाचन की बात कही गई है। उसमें ये भी कहा गया है कि जनता राजा को पदच्युत कर सकती है यदि उसके हित में वो कार्य नहीं कर रहा है तो निर्वाचन की पुरानी परंपरा भारत में देखने को मिलती है। हालांकि उस समय जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक ही थी और वंशानुगत राजा ही हुआ करते थे, फिर भी निर्वाचन का संकेत हमें, निर्वाचन का उल्लेख हमें मिलता है। बुद्धकालीन जो गणराज्य हैं, उन गणराज्यों में एक व्यक्ति द्वारा शासन नहीं किया जाता था, बल्कि एक समूह द्वारा, एक कुल द्वारा शासन किया जाता था। और उनके निर्णय लेने की जो प्रक्रिया थी वो आज की संसदीय प्रक्रिया से मिलती जुलती थी, क्योंकि उनके सभागार में सभी सदस्यों को बैठने की एक निश्चित व्यवस्था थी कि कौन सदस्य कहाँ बैठेगा। जो प्रस्ताव रखा जाता था उसे 3 बार पढ़ा जाता था, उस पर वाद विवाद होता था, मत विभाजन का भी प्रावधान था। विभिन्न रंगों की शलाकाओं, लकड़ियाँ विभिन्न रंगों की थी, उनके माध्यम से मत विभाजन कराया जाता था। तो गणराज्यों में हमारी संसदीय जो आधुनिक संसदीय प्रक्रिया है, प्रणाली है, उसके कुछ संकेत गणराज्यों के सभागारों की कार्यप्रणाली में हमें देखने को मिलते हैं। आधुनिक काल में हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश शासन जब शुरू हुआ तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि भारतीयों को शासन में भागीदार शुरू में नहीं बनाया, क्योंकि वो भारतीयों को भागीदार नहीं बनाना चाहते थे, अधिक से अधिक लाभ स्वयं लेना चाहते थे, भारत का शोषण करना चाहते थे, और भारतीय भागीदार होते तो उस तरह से शोषण नहीं कर पाते। लेकिन भारतीय राष्ट्रीयता का जो उदय हुआ, जिसकी पहली झलक 1857 विद्रोह में देखी गई, फिर राष्ट्रीय आंदोलन व्यापक होता गया और उसके दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को शासन में, निर्णय लेने में, विधानमंडल में धीरे धीरे भागीदार बनाना पड़ा। 1833 चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन का केंद्रीकरण किया था। उस केंद्रीकरण के पश्चात कुछ समस्याएं देखने को मिली थी कानून बनाने समय। उसका सुधार 1853 चार्टर एक्ट में किया गया। उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी शामिल किया गया। जब गवर्नर जनरल कानून बनाने बैठेगा, गवर्नर जनरल की परिषद जब कानून बनाने बैठेगी तो उसमें कुछ अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे उनको शामिल करना था। वो शासकीय लोग थे, अशासकीय लोग नहीं थे, भारतीय नहीं थे, उन्हें शामिल करने किया जाएगा। यानी ये कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद जब कानून बनाने बैठेगी तो वो कुछ अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करके कानून बनाएगी। यानी ये बात कहीं इस तरफ संकेत करती है कि जो कानून बनाने का कार्य है वह कार्यपालिकीय कार्य से भिन्न है और उसमें कुछ विशेष योग्यता चाहिए, कुछ विशेष प्रतिनिधित्व चाहिए, कुछ विशेष योग्यता चाहिए। हम लोग जानते हैं कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था स्पिरिट ऑफ द लॉज में, और उन्होंने कहा था कि
किसी एक व्यक्ति में समझ शक्तियाँ, सरकार की समझ शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यदि किसी एक व्यक्ति में ही सरकार की समझ शक्तियाँ होती हैं तो उस व्यक्ति को निरंकुश और तानाशाह होने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए सरकार की जो प्रमुख शक्तियाँ हैं उसको पृथक कर देना चाहिए, उसका विभाजन होना चाहिए, भिन्न भिन्न संस्थाओं में उसे समाहित करना चाहिए। सरकार की जो मुख्य शक्तियाँ हैं वो हैं विधायी शक्ति, कार्यपालिकी शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो वो ये तीनों शक्तियाँ अलग अलग संस्थाओं में समाहित रहनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में नहीं रहनी चाहिए। 1853 चार्टर एक्ट ये भी संकेत करता है कि कार्यपालिकीय कार्य और विधायकीय कार्य में अंतर किया गया। तभी 1857 का विद्रोह हो गया और उस विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिना भारतीयों को शासन में भागीदार बनाए, कानून के निर्माण में भागीदार बनाए, यदि कानून बनता है, शासन किया जाता है, तो इस प्रकार के भी जो विद्रोह हैं उससे साक्षात्कार होता रहेगा। ब्रिटिश संसद में वाटर फेयर ने साफ साफ कहा था कि यदि इस प्रकार की परिषद नहीं बनाई जाती है जिसमें भारतीयों को भागीदार बनाया जाए, शामिल किया जाए, ये किए बगैर अगर भारत पे शासन करने का प्रयास किया जाता है तो भारतीयों को पास सिर्फ ये विद्रोह ही एक उपाय है जिससे वो कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। यानी अब स्पष्ट हो गया कि भारतीयों को भागीदार अब बनाया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार शर्मा रही थी कि हम कैसे इतना जल्दी भारतीयों को भागीदार बना लें, क्योंकि 1857 का डंडा पड़ा था। लोग कहेंगे कि डंडा पड़ा तो भागीदार बना लिए। उसकी चर्चा हम लोग 1857 में करेंगे डिटेल। हम यहाँ सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से भागीदारी और निर्वाचन की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई। 1861 चार्टर एक्ट में, भारतीय चार्टर एक्ट नहीं था उसका नाम, 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, उसमें यह कहा गया कि जब गवर्नर जनरल उनकी परिषद कानून बनाने बैठेगी तो उसमें कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया जाएगा और इसमें से आधे अशासकीय होंगे। अब अशासकीय होने थे, लेकिन यह सीधे सीधे नहीं कहा गया कि भारतीय होंगे। वो अशासकीय भारतीय भी हो सकते थे, यूरोपियन भी हो सकते थे, लेकिन लक्ष्य यही था कि भारतीयों को भागीदार बनाया जाए, भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए, जिससे कोई ये ना कहे कि हम कानून खुद ही बनाए। उसमें भारतीयों की भी सहमति थी, ये दिखाने का प्रयास किया गया। और उस समय जिन भारतीयों को शामिल किया गया वो लोग वही थे जो ब्रिटिश सरकार के पक्षधर थे, उनका लाभ, उनका हित ब्रिटिश सरकार से जुड़ा हुआ था। खैर 1861 भारतीय परिषद अधिनियम में यह व्यवस्था कर दी गई। फिर 1891 भारतीय परिषद अधिनियम आया, उसमें निर्वाचन की बात कही गई। अभी तक इन सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। 1891 भारतीय परिषद अधिनियम में निर्वाचित होना था, लेकिन निर्वाचन शब्द के प्रयोग से बचा गया। निर्वाचन शब्द का प्रयोग उस अधिनियम में नहीं किया गया। होता था निर्वाचन, लेकिन निर्वाचन शब्द के प्रयोग से गुरेज किया गया। अब हो सकता हो शर्मा रहे हों या उनके वो ये नहीं चाहते हो कि खुल के हम कहें भारतीयों को कि हम आपको निर्वाचित करके अपनी विधायिका में शामिल करेंगे, लेकिन होता था निर्वाचन। वो निर्वाचन अप्रत्यक्ष था। प्रांतों का गठन 1862 से हो गया था, कुछ प्रांतें बन गए थे, उनकी जो विधानमंडल थे वो स्थापित हो चुके थे। तो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को भी कुछ को निर्वाचित किया जाता था और केंद्रीय विधानमंडल, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, उसके कुछ सदस्यों को भी निर्वाचित किया जाता था। अब यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष था, यानी जो जिला बोर्ड थे, नगरपालिका बोर्ड थे, व्यापार बोर्ड थे, वो लोग इन प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को चुनते थे और वो निर्वाचित सदस्य केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को, निर्वाचित सदस्यों को चुनते थे। और इस अनुरोध के साथ गवर्नर जनरल के पास ये लिस्ट भेजी जाती थी कि आप इन्हें मनोनीत कर लें। ठीक। फिर 1919 भारतीय परिषद अधिनियम आया, 1909 भारतीय परिषद अधिनियम आया। उसमें सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल को समाहित किया गया, भारतीयों को बांटने का प्रयास किया गया। ये देखा गया कि अगर निर्वाचन प्रणाली भारत में लाई जाती है तो भारतीयों को एकजुट न रहने दिया जाए, तो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई, मुस्लिमों को उसे दिया गया। फिर 1919 भारत सरकार अधिनियम आया और इस अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात नहीं कही गई। बहुत कम लोग मतदाता बनाए गए। मतदाता बनाने की जो शर्त थी वो संपत्ति संबंधी शर्त थी। इसी समय आकर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जगह
केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। एक को कहा गया द काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरे को कहा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो द्विसदनीय विधायिका की नींव 1919 भारत सरकार अधिनियम में पड़ गई और इन सदस्यों के निर्वाचन, इसमें से कुछ लोगों का निर्वाचन साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से होता था, कुछ का सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल बना हुआ था, कुछ लेखी के लिए विशेष निर्वाचक मंडल बना हुआ था। तो भारतीय जनता को कई भागों में बांटने का प्रयास किया गया। जो साधारण निर्वाचन क्षेत्र थे उसके लिए जो मतदाता थे उनके लिए संपत्ति संबंधी शर्त लगा दी गई। जैसे ऊपरी सदन द काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए शर्त थी, एक शर्त यह भी थी कि जो कम से कम 750 रुपया वार्षिक भूमि कर देता हो वही मतदाता हो सकता है। तो इस तरह की शर्त लगाई गई। इसी प्रकार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली संबंधी शर्त भी थी, उससे में मतदाता बनने संबंधी भी शर्त थी। यानी कहने का मतलब है कि बहुत कम मतदाता रहे। 1935 भारत सरकार अधिनियम में थोड़ा सा इसमें ढील दिया गया, कुछ संपत्ति संबंधी जो शर्त थी उसको कम किया गया, तो थोड़ी सी मतदाताओं की संख्या बढ़ी। तो इस प्रकार भारत में निर्वाचन की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसको हम लोग डिटेल करेंगे जब संवैधानिक विकास की बात करेंगे, तो वहाँ वो सारे प्रावधानों को हम लोग डिटेल करेंगे। यहाँ हम लोग अब इसको शुरू करें। आर्टिकल 79 क्या कहता है? वो संसद को परिभाषित करता है कि संसद है क्या। 79 कहता है कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, there shall be a parliament for the union which consists of the president and two houses respectively the council of state and the house of the people। यानी आर्टिकल 79 संसद की बात करता है और कहता है कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, संघ के लिए एक संसद होगी, which consist जो प्रेसिडेंट और टू हाउसेस से मिल के बनेगी। यानी संघ की एक संसद होगी जो किससे मिल के बनेगी? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और दो हाउसेस काउंसिल ऑफ स्टेट और द हाउस ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। पहले इनका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था, इसका नाम हाउस ऑफ द पीपल था। 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम राज्यसभा कर दिया गया और हाउस ऑफ द पीपल का नाम लोकसभा कर दिया गया। तो संसद संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। यानी संसद के जो अभिन्न अंग हैं वो राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से संसद का अभिन्न अंग कौन है, जिसमें एक विकल्प राष्ट्रपति भी होता है और आप उसे सही भी करते हैं। तो यहाँ अब ये कहा जाए कि संसद को किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में परिभाषित किया गया है, तो हम कहेंगे 79। फिर ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, 79। अब यह अभिन्न अंग कैसे है, इसका उत्तर भी संविधान में ही मिल जाता है। संविधान के कुछ आर्टिकल्स को हम देखें तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा संविधान में ही। अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा जो सदन है, सदनों के सत्रों को आहूत करेगा, उनका सत्रावसान करेगा और लोकसभा का विघटन करेगा। यानी जो सदन के सत्र बुलाए जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सत्र बुलाएंगे, वो सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। उन सत्रों का सत्रावसान राष्ट्रपति करेगा और लोकसभा का विघटन, राज्यसभा का विघटन होता नहीं है। लोकसभा का विघटन होता है तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। यह बात यह साबित करती है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग के रूप में है। फिर 86 ये कहता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को अलग अलग या समन्वित रूप से एक साथ बुलाकर उसमें अभिभाषण कर सकता है और किसी विधेयक के संदर्भ में या अन्य किसी विषय के संदर्भ में वो अपना संदेश सदनों को भेज सकता है जिस पर सदन विचार करेंगे। यानी राष्ट्रपति इनको संदेश दे सकता है, इन्हें बुलाकर
इसमें अभिभाषण कर सकता है। ठीक। 87 क्या कहता है? 87 कहता है कि प्रत्येक लोकसभा का जो आम चुनाव है उसके बाद लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, उस पहली बैठक के पहले वो दोनों सदनों को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बुलाएगा और उसमें अपना अभिभाषण करेगा। साथ में प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक सत्र के पहले, प्रत्येक वर्ष का जो प्रारंभिक सत्र है उसके पहले भी राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेगा, उसमें अभिभाषण करेगा और सदनों को बुलाए जाने का कारण बताएगा। ठीक। ये 111 क्या कहता है? 111 कहता है कि ये जो विधेयक पारित करते हैं ये क्या है? राज्यसभा लोकसभा ये है क्या, या पूरी संसद ही क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, विधायी निकाय है, और विधायी निकाय का मुख्य कार्य क्या है? विधि बनाना। और यहाँ से विधि की शुरुआत होती है, वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो। यहाँ से जो विधेयक पास होंगे, जो विधेयक ये पारित करेंगे लोकसभा और राज्यसभा, ये विधेयक पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देगा, उसके पास जाएंगे, वो चाहेगा तो अनुमति देगा, चाहेगा तो नहीं देगा, उसके पास वीटो पावर भी है। तो यहाँ से जो विधेयक पारित हो रहे हैं वो विधेयक जब यहाँ आ रहे हैं, यह जब उस पर हस्ताक्षर कर दे रहा है तब उसे विधि कहा जा रहा है, तब वो अधिनियम बन रहा है। यहाँ तक वो अधिनियम नहीं है। ये लोग भले ही पारित कर दें, जब तक इसका हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो विधि का रूप नहीं लेगा। यानी ये अपने आप में अधूरे हैं, इनको पूर्ण कौन कर रहा है? ये इनका जो मुख्य कार्य है उसे पूर्णता प्रदान कौन कर रहा है? ये, तभी तो विधि बन रहा है। तो इसलिए ये अभिन्न अंग है, इसके बिना ये संसद अपूर्ण है। तो इस प्रकार 79 कहता है, संसद को परिभाषित करता है। अब हम लोग 80 देखें, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? वो राज्यसभा की संरचना बताता है कि राज्यसभा क्या है। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना बताता है। राज्यसभा की संरचना ये कहता है कि राज्यसभा किससे मिलकर बनेगी, राज्यसभा के मेंबर्स क्या होंगे। कहता है कि 200 अधिकतम संख्या 250 है राज्यसभा के समय। तो कहता है कि राज्यसभा की जो 250 अधिकतम संख्या है उसमें से 238 सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे, यानी 280 सदस्य राज्य विधायिका से निर्वाचित होंगे। और जो 12 सदस्य बच रहे हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, यानी 250 जो अधिकतम संख्या है राज्यसभा की, इसमें से 238 निर्वाचित होंगे और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ये 80 का भाग 1 कहता है। भाग 2 कहता है कि ये जो 238 अधिकतम संख्या है, फिर परिसीमन के माध्यम से वास्तविक संख्या निर्धारित होगी, जो कि वास्तविक संख्या 245 है। यानी यहाँ 233 निर्वाचित होंगे और 12 मनोनीत तो होंगे ही होंगे। तो ये जो 233 विभिन्न राज्य विधानमंडल द्वारा, यानी विभिन्न राज्यों से जो निर्वाचित होंगे, तो ये राज्यों, किस राज्य को कितनी सीटें दी गई हैं यह संविधान में ही दिया गया है। और संविधान की जो 4थी अनुसूची है उसमें ये पूरी लिस्ट दी गई है कि किस राज्य की कितनी राज्यसभा सीटें हैं। और यह जो बंटवारा किया गया है, जो आवंटन किया गया है सीटों का, यह जनसंख्या पर आधारित है। अमेरिका जैसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो ऊपरी सदन है वहाँ 50 स्टेट हैं और प्रत्येक स्टेट को 2-2 सीटें मिली हुई हैं, तो वहाँ समान रूप से सबको 2-2 सीटें हैं। यहाँ वैसा नहीं है। भारत में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटें राज्यों को आवंटित की गई हैं, जिसकी जैसी जनसंख्या है उसको उस तरह से सीटें दी गई हैं। तो इसकी सूची अनुसूची 4 में मिल जाती है। 4 शेड्यूल जो है उसमें ये पूरी सूची मिल जाती है, किस राज्य की कितनी सीटें हैं उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर 83 ये कहता है कि ये जो 12 मनोनीत सदस्य हैं राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाएंगे, ये कौन लोग होंगे। 83 ये भी बताता है कि ये 12 लोग कौन होंगे, किस फील्ड के होंगे, किस क्षेत्र के होंगे। तो उसमें कहा गया है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान,
कला, समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र के जो विद्वान हैं या जो व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं, जो प्रख्यात लोग हैं इस क्षेत्र के, जो इस विषय के सैद्धांतिक विद्वान हैं या फिर जो इस विषय के व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं, उन लोगों में से राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करेंगे। तो 83 यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति किन लोगों में से मनोनीत करेंगे। अच्छा, राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल के लिए मनोनीत करते हैं, विधान परिषद के लिए। तो वो मनोनयन के कौन से क्षेत्र होते हैं? तो ये 4 तो हैं ही, साथ में वहाँ एक और क्षेत्र जुड़ जाता है, सहकारिता। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जो मनोनयन करते हैं, ये 4 तो हैं ही, उनके पास भी एक और फील्ड इसमें जोड़ दिया जाता है, सहकारिता। लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में ये 4 हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन होता है, इन्हीं फील्ड के लोगों से, जो इस फील्ड के प्रख्यात लोग हैं, उन्हें मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर 84 क्या कहता है? 84 कहता है कि ये जो 233 लोग निर्वाचित होंगे, ये कैसे निर्वाचित होंगे? तो 84 ये बताता है कि ये कैसे निर्वाचित होंगे। वो कहता है कि ये निर्वाचित होंगे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ये राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। यानी इनका निर्वाचन कहाँ से होगा? तो एक बात ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य कहा जा रहा है राज्यसभा के, विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा नहीं, बल्कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा। और किस तरह से? समानुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है समानुपातिक पद्धति, समानुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका निर्वाचन होगा। फिर 85, इसकी बात अभी करेंगे। 85 क्या कहता है? 85 कहता है कि जो संघ शासित क्षेत्रों को सीटें दी गई हैं राज्यसभा की, कुछ सीटें कुछ संघ शासित क्षेत्रों में, जैसे इस समय 3 संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी राज्यसभा की सीटें हैं, जैसे दिल्ली है, लक्षद्वीप है, और पुडुचेरी है, और जम्मू कश्मीर है। तो जैसे दिल्ली की 3 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर की 4 सीटें हैं। तो इनका ये जो 4 लोग हैं, ये कैसे निर्वाचित होंगे, इस विषय में संविधान कहता है कि इस संदर्भ में संसद विधि बनाएगी। अब देखिए, निर्वाचन के लिए संविधान ने कह दिया कि संसद विधि बनाएगी। तो 85 में कहता है कि संघ शासित क्षेत्रों के लिए कैसे निर्वाचन किया जाएगा, इसके लिए संसद विधि बनाएगी। और हम लोगों ने अभी विधि में देखा था कि संघ शासित क्षेत्र अधिनियम 1963 बनाया गया। फिर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम 1991 बनाया गया है। ठीक, तो 80 राज्यसभा की संरचना, इसमें हमें लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे उससे हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब इन सीटों की बात होती है, तो इन सीटों को हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ कराएंगे, जिससे आपको ध्यान रहे। हालांकि चौथी अनुसूची में सिर्फ इसी की सीटें दी गई हैं, लोकसभा की सीटें नहीं दी गई हैं, लेकिन दोनों को एक साथ अगर रखेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। समानुपातिक पद्धति, समानुपातिक पद्धति क्या है? समानुपातिक पद्धति का मतलब ये है कि जिस अनुपात में जो है उनको उसी अनुपात में सीटें मिलें। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की सीटें हैं 30-31। मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसको हम इस तरह के नंबर बताना चाहते हैं जिससे हमको आसानी हो समझने में। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की, निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 500। अब ये कहा जाता है कि राज्यसभा का विघटन तो होता नहीं है, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। तो अगर मान लीजिए ये 30 है, तो इसमें से 10 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ, यानी 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर 10 लोगों का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से, क्योंकि 10 सीटें उत्तर प्रदेश की खाली हो रही हैं। यहाँ 500 विधायक हैं जो निर्वाचित हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसी अनुपात में उसको सीटें मिलेंगी राज्यसभा की। तो अगर मान लें कि दल ए को
के पास 200 विधायक हैं, दल बी के पास 150 विधायक हैं, दल सी के पास 100 विधायक हैं, दल डी के पास 50 विधायक हैं। ये टोटल संख्या 500 हो गई। अब यहाँ इस समानुपातिक निर्वाचन में ये कहा जाता है कि जो मतमूल्य निर्वाचित होने के लिए जो मतमूल्य निर्धारित किया जाता है उसमें ये कहा जाए कि कुल मतमूल्य, मान लीजिए ये 500 है कुल मतमूल्य, तो कुल मतमूल्य अपॉन जितनी सीटें हैं प्लस 1, तो कुल 10 सीट है प्लस 1 यानी 11, यानी 500 अपॉन 11। इतना वोट कोई पा जाएगा तो वो निर्वाचित घोषित किया जाएगा, यानी लगभग 45 समझ लीजिए, यानी कम से कम 45 वोट जो पा जाएगा, लगभग की बात कर रहे हैं, इसको भाग देंगे तो लगभग ये नंबर आएगा, तो लगभग 45 वोट जो पा जाएगा वो निर्वाचित होगा। यहाँ कहा जा रहा है कि जिस अनुपात में जो है उसको उसी अनुपात में सीट मिलेगी। अब ये देखिए 500, ये 50 सीट है, ये क्या परसेंट है, 10% है, इसका 10%, 10 का 10% कितना हुआ, 1 हुआ यानी 1 सीट इस दल को मिलनी चाहिए राज्यसभा में, और इस दल के जो मेंबर हैं 50 लोग वोटिंग करेंगे, और यहाँ मत मूल्य क्या है, 45 ही है, यानी इस दल को 1 सीट यहाँ मिल जाएगी। वैसे ही 500, 100 है, कितना हुआ, 20% हुआ, इसमें 20%, यहाँ 100 वोट इनके हैं, एक मेंबर के लिए, इसका 20% कितना हुआ, 2 हुआ, एक मेंबर के लिए 45 वोट चाहिए, यहाँ 100 लोग हैं, 2 सीटें यहाँ से मिल जाएंगी इनको, इसका 20% मिल जाएगा। इसी प्रकार जिस अनुपात में जिनके विधायक हैं उसी अनुपात में उनको राज्यसभा की सीटें मिल जाएंगी। एकल संक्रमणीय मत का मतलब है कि जो उम्मीदवार होते हैं उनका क्रम से नाम होता है और उसके आगे आपको वरीयता क्रम लिखना होता है, और जब काउंटिंग होती है तो ये वरीयता क्रम देखा जाता है। पहले वरीयता में अगर ये प्राप्त कर लेते हैं आप तो अति उत्तम, नहीं तो दूसरे चरण की मतगणना होती है और उसमें जो सबसे कम मत पाया होता है उसको बाहर कर दिया जाता है मतगणना से, और उसके मतों वरीयता जो मत है वो इन उम्मीदवारों में जोड़ दिया जाता है। उस जो मतपत्र बाहर किए जा रहे हैं उस मतपत्र में इनको जो वरीयता दी गई है उसको इसमें जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रपति में इसको डिटेल करेंगे, ठीक। तो ये समानुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका निर्वाचन होता है और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये निर्वाचित होते हैं। आगे हम लोग लोकसभा को डिटेल करेंगे और इसी प्रकार पूरी चुनावी प्रक्रिया को डिटेल किया जाएगा।